हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आदित्य क्लासेस पटेल नगर पटना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा टॉपिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसमें ऑलरेडी हमने 4 कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो अगर इन चारों कॉन्सेप्ट को आपको और अच्छे से समझना है तो आप हमारे पिछले वीडियोस को देखिए। आज हम समझेंगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, कॉस्ट का मतलब तो आप सबको पता होगा। कॉस्ट का मतलब होता है लागत। लागत मतलब जिस प्राइस पर हमने किसी वस्तु को खरीदा हो उसे हम लागत कहते हैं। द प्राइस एट विच वी परचेज समथिंग, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। तो जिस प्राइस पर हमने किसी चीज को खरीदा उसे हम कॉस्ट कहते हैं। तो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एन एसेट्स इज ऑर्डिनरली रिकॉर्डेड एट इट्स एक्विजिशन प्राइस, दैट इज एट विच इट इज परचेज्ड, और द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट्स। कहता है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी एसेट्स को उस प्राइस पर बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है जिस प्राइस पर हम उस एसेट्स को एक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं, खरीदते हैं। यानी कि कॉस्ट प्राइस पर उस एसेट्स को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो बिल्कुल समझना आसान है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को, कि कोई भी एसेट्स को उसके प्राइस पर बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। यही हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। बहुत ही आसान है। जो भी इक्विजिशन प्राइस है, इक्विजिशन प्राइस पर या कॉस्ट प्राइस पर या परचेज प्राइस पर, जिस प्राइस पर हमने एसेट्स को खरीदा है उस प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाता है। यही है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। बिल्कुल ही आसान है। और कहता है कि दिस कॉस्ट बिकम्स द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग। मतलब कहता है कि आगे होने वाले सभी अकाउंटिंग के लिए ये जो कॉस्ट प्राइस होता है, ये जो कॉस्ट प्राइस होता है, मतलब जिस प्राइस पर हमने खरीदा, आगे उस एसेट से रिलेटेड होने वाले अकाउंटिंग के लिए आधार बन जाता है। सारी एंट्रीज इसी प्राइस के आधार पर की जाती है बुक्स में। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। मतलब कॉस्ट कॉन्सेप्ट को जिस प्राइस पर हम अकाउंटिंग में क्या प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि एसेट्स को जिस प्राइस पर हम खरीदते हैं उसी प्राइस पर अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, और उसी को हिस्टोरिकल कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ गए। बहुत ही आसान है दोस्तों। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है कि एसेट्स को जिस प्राइस पर हम एक्वायर करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जिस प्राइस पर एसेट्स को एक्वायर किया जाता है, खरीदा जाता है, उस प्राइस पर ही हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। यही है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट। बिल्कुल ही आसान है। इस कॉन्सेप्ट को समझना बिल्कुल ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। चलो एक उदाहरण से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल देखो। मशीनरी परचेज्ड एट ₹1 लाख। 1 लाख रुपए में कोई मशीन खरीदी गई। 1 लाख रुपए में कोई मशीन खरीदी गई। मशीनरी विल बी रिकॉर्डेड फॉर ₹1 लाख इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहता है कि ये क्या है? इक्विजिशन प्राइस। एक्विजिशन प्राइस है। यानी कि कॉस्ट प्राइस है। तो जिस प्राइस पर हम खरीदे, एक्वायर किया, उसी प्राइस पर वो बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी। मशीनरी विल बी रिकॉर्डेड फॉर ₹1 लाख इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जिस प्राइस पर हमने मशीनरी को खरीदा उसी प्राइस पर ये मशीनरी बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी। चेंजेस इन प्राइस लेवल, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज
इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग विल बी इग्नोर्ड एंड नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। दोस्तों कहता है कि जो प्राइस लेवल में चेंजेस आ रहे हैं, मान लो आज हमने कोई एसेट्स 1 लाख रुपए की खरीदी, हमने कोई एसेट्स 1 लाख रुपए में खरीदी और 1 साल के बाद हम अपना बैलेंस शीट बना रहे हैं, मतलब 1 साल के बाद हम अपना बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो क्या 1 साल के बाद इस एसेट्स का दाम 1 साल के बाद क्या 1 लाख रुपए ही होगा? बिल्कुल भी नहीं। मोस्ट प्रोबेबली प्राइस बढ़ा हुआ होगा। ज्यादातर केसेस में प्राइस 1 साल के बाद, क्योंकि महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन के वजह से प्राइस बढ़ती है, और इन केस अगर कम हुआ होगा तो क्या हुआ, डिक्रीज भी हो सकता है। तो कहता है कि ये जो प्राइस लेवल में चेंजेस आया, मान लो 1 लाख रुपए की मशीनरी 1,10,000 हो गया, या 1 लाख रुपए की मशीनरी 90,000 रुपया हो गया, तो ये जो प्राइस लेवल में चेंजेस आ गया, इसको बुक्स में नहीं रिकॉर्ड किया जाए। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट सीधा यही कहता है कि जिस प्राइस पर आपने खरीदा उस प्राइस पर एसेट्स को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। एनी चेंजेस इन प्राइस लेवल विल बी इग्नोर्ड। प्राइस लेवल में किसी भी तरह के चेंजेस को इग्नोर किया जाता है। हाँ, हालांकि क्या कहता है कि आज हमने एसेट्स को 1 लाख रुपए में खरीदा, तो हम अपनी इसके बैलेंस शीट में क्या करेंगे, जब हमने खरीदा तो 1 लाख रुपए को अपने बुक्स में लिख लिया, कॉस्ट प्राइस पे इसको रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन बैलेंस शीट में कहता है कि 1 लाख रुपए जो होगा इसको तो हम ऐसे लिखेंगे, और इसमें से क्या कहता है, अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन, मान लो 10,000 रुपए डिप्रिशिएशन, हम अपने बुक्स में एज 90,000 रुपए दिखाएंगे। रिकॉर्ड तो इस प्राइस पे किया जाएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस के कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अनुसार। लेकिन क्योंकि देखो 1 साल, अभी हमने बताया था पिछले कॉन्सेप्ट में, काउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में भी चर्चा की थी, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में भी इसकी चर्चा की थी हमने, कि हमने एसेट्स को आज 1 लाख रुपए में खरीदा और 10 सालों तक यूज करेंगे, तो उस एसेट्स को हर साल यूज करने का कॉस्ट हमारा 10,000 रुपए है। मतलब 1 साल में 10,000 रुपए तक के बेनिफिट हमने उस एसेट से लिए, तो उसको हम एसेट्स को यूज करने का खर्च मान करके एज ए डेप्रिशिएशन उसको अपने उस एसेट से डिडक्ट करके दिखाते हैं। तो 90,000 रुपए हम अपने बुक्स में दिखाएंगे। देखो क्या कहता है, हाउएवर रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिशिएशन, रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिशिएशन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इट्स कॉस्ट, विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इट्स कॉस्ट ईयर टू ईयर बेसिस। यानी कि बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाते हैं, कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएशन। हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएशन। समझ गए होंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट को। बहुत ही आसान है दोस्तों, बिल्कुल ही आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, जिस प्राइस पर आपने एसेट्स को खरीदा है उस प्राइस पर एसेट्स को अपने बुक्स में एंट्री कर देते हैं, वही कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है। सिर्फ एक बात की ध्यान रखना होता है कि जो डेप्रिशिएशन का हम अपने बैलेंस शीट में एसेट्स को कॉस्ट और कॉस्ट में से डेप्रिशिएशन माइनस करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। तो चलिए एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम ये कहें कि हमारा अकाउंटिंग ड्यूअल कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। ड्यूअल देखो, जैसा नाम से ही दिख रहा है, ड्यूअल यानी कि दोहरा। ड्यूअल मतलब दोहरा, नाम से ही समझ में आता है, ड्यूअल मतलब दोहरा, दोहरा यानी दोनों तरफ। कहता है ड्यूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता, फाउंडेशन मतलब और बेसिस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का आधार है, अकाउंटिंग करने का एकदम बेसिक सिद्धांत है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अगर हम कहें कि हमारा पूरा अकाउंटिंग ड्यूअल कॉन्सेप्ट बेसिस पर ही आधारित है, तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होनी चाहिए।
फाउंडेशन है, फाउंडेशन बोलते हैं ना, पिलर, पिलर ऑफ द अकाउंटिंग। जैसे किसी मकान का आधार उसके पिलर्स होते हैं, उसी तरीके से अकाउंटिंग का फाउंडेशन है डुअल कॉन्सेप्ट। प्रोवाइड्स बेसिस टू रिकॉर्ड्स द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कहता है कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बेसिस प्रोवाइड करता है, आधार प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार, बिल्कुल ही आसान है, सिर्फ इसका प्रभाव जो है वो दो तरफ होता है, दो तरफा होता है, इसीलिए इसे डुअल एस्पेक्ट कहते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू और डबल फोल्ड इफेक्ट और रिकॉर्डेड एट लीस्ट टू प्लेसेस। कहता है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट होता है, डबल इफेक्ट होता है। यानी हर बिजनेस ट्रांजेक्शन दो जगह लिखा जाता है। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट और रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस, एट लीस्ट टू प्लेसेस। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का दोहरा प्रभाव होता है और वो कम से कम दो जगह लिखा जाता है, और इसमें कम से कम दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं मतलब ये कम से कम दो अकाउंट्स को प्रभावित करता है। टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड एज पर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट एंड एट लीस्ट टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड। तो कोई भी ट्रांजैक्शन है वो दो जगह लिखा जाता है, उसका डबल प्रभाव होता है, कम से कम दो जगहों पर रिकॉर्ड किया जाता है। एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग इन्वॉल्व्स टू अकाउंट्स। देखो अकाउंट 1 मान लो, कम से कम दो अकाउंट, और ये अकाउंट अगर 2 है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग इन्वॉल्व टू अकाउंट्स। ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, एक को डेबिट किया जाता है और दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। डेबिट क्रेडिट क्या है, इसके बेसिक्स को आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे। अभी आप ये समझिए कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो फाउंडेशन है अकाउंटिंग का, इसी के आधार पर सारा अकाउंटिंग किया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग, एंड अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट it affects at least two accounts, and it also involves two accounts. One is debited and another is credited. तो दोस्तों आप आशा करते हैं कि इस टॉपिक को भी समझ गए होंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के जो भी कॉन्सेप्ट्स बनाए अभी तक बताए गए हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस को जाके देखिए। आपको हम आशा करते हैं कि बिल्कुल हमारे वीडियोस से फायदा होगा, आप अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।